हेलो दोस्तों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक्सपर्ट टू कोड की इस नई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज में। इस सीरीज में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अच्छे से डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी समझेंगे। मेरा नाम राहुल है और मैं इस सीरीज में आपका इंस्ट्रक्टर रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो टर्म है ये पिछले कुछ इनफैक्ट लास्ट दशक में ये काफ़ी पॉपुलर हुई है और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस मार्केट में आई हैं जो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आज काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से नहीं रही। स्टार्टिंग में मतलब जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब से आप 1970 से अगर आप देखें, जो सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हुआ था 1970s में, उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। सो उस टाइम पे जो चलती थी दोस्तों, वो चलती थी आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी थी। सो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अगर एक बात करें, 1970s की एक लैंग्वेज हुआ करती थी सी, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। इनफैक्ट अभी भी पॉपुलर है। राइट, इनफैक्ट अभी भी पॉपुलर है। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफ़ी 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 फीचर्स, अच्छे फीचर्स भी थे। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ इश्यूज भी थे दोस्तों। हर एक लैंग्वेज की अपने कुछ फीचर्स होती है, जो क्योंकि ये सी 1970s के दशक की ये लैंग्वेज है। उस टाइम पे काफ़ी एस्पेक्ट्स को तो इस लैंग्वेज ने कवर किया, बट काफ़ी एस्पेक्ट्स थे जो इस लैंग्वेज पे नहीं कवर हो पाए। जो आप एक कह सकते हैं कि इस लैंग्वेज की ड्रॉबैक्स वो है, या इस लैंग्वेज में वो चीज़ नहीं है। यही रीज़न था दोस्तों कि बाकी आने वाले टाइम में इस लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के बाद काफ़ी लैंग्वेजेस मार्केट में आई। जब वो नई लैंग्वेजेस मार्केट में आई तो उनको पता था कि सी लैंग्वेज की कैपेबिलिटीज़ क्या है, उसमें क्या क्या इश्यूज है, और उन इश्यूज को बाकी की लैंग्वेजेस ने एड्रेस किया। ये रीजंस था। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके बाद से काफ़ी लैंग्वेजेस उसको फॉलो करते हुए, सी प्लस प्लस हो गया आपका, जावा हो गया, सी शार्प हो गया। इस तरह की लैंग्वेजेस काफ़ी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करते हुए मार्केट में आपको दिखने लगी थी। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी लैंग्वेजेस आई हैं। अगर मैं आपको एक क्विकली एक रैंकिंग चार्ट दिखाऊं, जो कि आज का डेट है 4 जून 2023 का, और ये जो मैं आपको रैंकिंग रिपोर्ट दिखा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ द लैंग्वेज, यूजेबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज, राइट। सो ये बेस्ड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स दोस्तों, ये कैलकुलेट करते हैं कितनी ज़्यादा मार्केट में भी डिमांड में है, कितने ज़्यादा फीचर्स टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं उसके अंदर, और कितनी ज़्यादा लोगों में ट्रस्ट है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर। इन सब चीज़ों के बेसिस पे ये रैंकिंग चार्ट कहें या ये पॉपुलैरिटी चार्ट आप यूँ कहें, प्रिपेयर किए जाते हैं। आप देख सकते हैं टॉप 15 के। डिफरेंट सारी लैंग्वेजेस हैं। आई मीन, ये तो मैंने टॉप 15 आपको दिखाया, बट और भी सारी लैंग्वेजेस हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस लिस्ट में ऐड होती गई, अपनी रैंकिंग नीचे से ऊपर आती गई। ऊपर वाली ऊपर वाली लैंग्वेजेस थी वो नीचे जाती गई, विच समथिंग, राइट। वो चीज़ें काफ़ी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। सो दोस्तों, कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है? मैंने आपको बोला प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक ठीक है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कहानी स्टार्ट होती है, जो 1970s में आपको देखने को मिलती है, राइट। सो अगर मैं आपको दिखाऊं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, तो देखिए ये 1970s में, जैसा मैंने आपको बताया, लैंग्वेजेस थी जो आई थी।
सो इस प्रोग्रामिंग अप्रोच का एक्चुअली जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज कह लें या अप्रोच कह लें, इसका जो मेन पर्पस था, right, वो कंपटीशंस पे था, डेटा पे नहीं था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कंपटीशंस पे था, डेटा पे नहीं था। सो ये चीज़ें हम आगे अगले स्लाइड्स में जाके समझेंगे, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बट अभी देखो आजकल के एप्लीकेशंस में डेटा एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो गया है। इट्स ऑल अबाउट डेटा नाउ डेज, राइट। सो डेटा की सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखो कोई भी एप्लीकेशंस आप बनाते हो, कोई भी आप आजकल एप्लीकेशंस बनाते हो, सब इट्स ऑल अबाउट द डेटा, that you are pushing the data to somewhere or you are pulling data from somewhere, right? So data becomes very important entity in your projects. So इसमें क्या था कि computations पे ज़्यादा जोर दी गई थी चीज़ें, और डेटा पे भी दी गई थी, बट लाइक वो उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं थी जितनी आजकल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको दिखता है, राइट। सो ये प्रो ये बेसिकली एक पर्पस था जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इसके अंदर आप डिफरेंट फंक्शंस बनाते थे, और सपोज करिए कोई कॉम्प्लेक्स सा टास्क है, उस कॉम्प्लेक्स से टास्क को आप उसको स्मॉल स्मॉल सब टास्क में तोड़ के आप उसको फंक्शंस बनाते थे, और फिर उसे आप सॉल्व करने के लिए अप्रोच करते थे। ठीक है, ये काफ़ी पॉपुलर थी, काफ़ी सक्सेसफुल थी, अभी भी काफ़ी पॉपुलर है, अभी भी काफ़ी सक्सेसफुल है। बट कुछ इश्यूज थी, क्योंकि ये मार्केट में पहली लैंग्वेज थी। पहली लैंग्वेज तो नहीं कहूँगा, इनफैक्ट ये इनिशियल डेज में जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस होना शुरू हुई थी, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ये लैंग्वेज जब आई, सो इसने काफ़ी एस्पेक्ट्स को कवर किया दोस्तों। मैं आपको बताऊँ, काफ़ी एस्पेक्ट्स को कवर किया। काफ़ी एस्पेक्ट्स बोले तो हर एक एंगल से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप देखते होंगे। सी लैंग्वेज देख लीजिए आप, अगर फॉर एन इंस्टेंस आपको दिखाऊं, काफ़ी एस्पेक्ट से कवर करती है लैंग्वेज। अभी भी जितने भी इंटरप्रेटर्स हो गए, आपके कंपाइलर्स हो गए, सारे प्रोग्राम्स में लिखा जाता है। सो ये अपने आप में एक बहुत सारी रिच रिच लैंग्वेज कहेंगे, इनकी लाइब्रेरी भी काफ़ी रिच है, जो अभी भी हाई लेवल प्रोग्राम्स लिखने में काफ़ी यूज़ होती है। बट इसके साथ साथ, चूंकि मैंने आपको जैसे बताया ये इनिशियल स्टार्टिंग में लैंग्वेज आई थी, इसने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर नहीं किया, कहना सही नहीं होगा, बट काफ़ी एस्पेक्ट्स उस टाइम पे, सी लैंग्वेज के टाइम पे, इतनी उस एस्पेक्ट्स की जो जिसको हम आज बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं, उस एस्पेक्ट्स की प्रोबेबली उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पता नहीं होने के कारण उन सारी लैंग्वेजेस, सॉरी, उन सारे एस्पेक्ट्स को प्रोबेबली ये लैंग्वेज कवर नहीं कर पाई। यही रीजंस था दोस्तों, जब इस सी के बाद नई लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस होना शुरू हुई, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, चाहे जावा हो, सी शार्प हो, राइट। इन लैंग्वेजेस ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आई मीन, सारे एडवांटेजेस को तो लिया ही लिया, कुछ एडिशनल फीचर्स भी दिए, साथ में जो भी फ्लॉज थे, जो भी ड्रॉबैक्स थे इस एग्जिस्टिंग लैंग्वेज के, चाहे वो किसी लेवल में हो, जो भी जिस सीक्वेंस के बाद जो आई। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए डिफरेंट लैंग्वेजेस आई मार्केट में। उन लैंग्वेजेस ने, जैसे सी प्लस प्लस को इम्प्लीमेंट करने वाली कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके पहली लैंग्वेज जो बनी थी आपकी सी प्लस प्लस बनी थी। आई मीन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करते हुए जो पहली लैंग्वेज बनी थी आपकी सी प्लस प्लस बनी थी। तो सी प्लस प्लस में भी फर्स्ट टाइम से उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, उसमें भी बहुत सारे डिमेरिट्स रह गए थे, जो कि बाद में आने वाली लैंग्वेजेस ने उससे सीख लेते हुए बाकी सारी चीज़ें सही कर ली थी, इसलिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो पॉपुलर हो गए। ठीक है, वापस आते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा आपको बता रहा था, इसमें कुछ डेटा सिक्योरिटीज इश्यूज थे, राइट। बहुत सारी इवन दो इट वाज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज एंड पावरफुल लैंग्वेज भी है, जो यूज़ होती है आज भी। नेटवर्क ड्राइवर्स, इंटरप्रेटर्स, कंपाइलर्स, ये सब चीज़ों में अभी भी इनका यूज़ ये करते हैं, काफ़ी वाइडली यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज का। बट फ्लॉज हैं, फ्लॉज हैं तो हैं।
जैसे आपको मैं बताऊं, पहला फ्लॉ आप देखें तो बफर एंड मेमोरी रिलेटेड हो सकता है। अ, क्या है ये, आगे हम देखेंगे स्लाइड्स में। सिक्योरिटी रिलेटेड भी है, रीयूजेबिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेंदी प्रोग्रामिंग है। सो ये फ्लॉज हैं। अब कुछ स्पेक्स में आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा डेटा सिक्योरिटी, तो ये कई कई एस्पेक्ट से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये नहीं है, रीयूजेबिलिटी भी नहीं है, कोई भी चीज़ आपको रीयूज करनी है। अब जैसे मैं आपको बताऊं डेटा सिक्योरिटी, सो सपोज करिए आप एक कॉन्सेप्ट, आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ी हो तो एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, स्ट्रक्ट, राइट। सो स्ट्रक्चर्स जिसे भी आप बोल सकते हैं। सो मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर क्या थी। स्ट्रक्चर में, जस्ट अ मिनट, लेट मी स्विच माय स्क्रीन। सो यस, नो, अगर यहाँ पे आप देखें स्ट्रक्चर, सो ये स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट दोस्तों, ये सी लैंग्वेज से, हाँ मैंने एग्जांपल लिया है। सो सी लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर, आपने काफ़ी सुना होगा। सो जैसे आप एरे के बारे में जानते हैं, ये सिमिलर डेटा टाइप्स को रखता है एक साथ कलेक्शंस बना के। सो इसके अंदर भी क्या है ना कि स्ट्रक्चर्स भी कुछ, अभी अगर आपने कभी आज क्लासेस यूज की हों आजकल के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कुछ चीज़ें उससे मिलती जुलती आपको स्ट्रक्चर्स के अंदर दिख जाती। सो एक तरीका है दोस्तों रिलेटेड वेरिएबल्स का ग्रुप करने का। रिलेटेड वेरिएबल्स बोले तो सपोज करो मैं एक पर्सन हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे से रिलेटेड वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, अगर मेरी एंट्री करनी है। सो मेरे से रिलेटेड वेरिएबल क्या हो सकता है, बीइंग अ पर्सन और बीइंग अ स्टूडेंट। सो बीइंग अ पर्सन मेरा नाम हो सकता है, राइट। बीइंग अ पर्सन मेरा एक नाम हो सकता है, ठीक है, या मेरी सिटी हो सकती है, राइट। सिटी नंबर हो सकता है, सैलरी हो सकती है। अब बट ये देखेंगे आप तो डिफरेंट डेटा टाइप्स को रेफर कर रहे हैं सारे, ये जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है या डिफरेंट वेरिएबल्स है, ये डिफरेंट डेटा टाइप्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बट इवन दो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स को इंडिकेट करते हुए भी, अगर इसको कंबाइंडली देखें तो ये सारे डेटा टाइप्स और सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स हैं, वो सिंगल एंटिटी पर्सन्स को रेफर कर रहा है, पर्सन, राइट। सो इसलिए हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चर्स आर अ वे टू ग्रुप सेवरल रिलेटेड वेरिएबल्स इनटू वन प्लेस, ठीक है, एक साथ ही इन्हें हम ग्रुप कर देते हैं, ठीक है, अ, इस वेरिएबल्स को। सो ये कॉन्सेप्ट दोस्तों ये सी लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे हम स्ट्रक्चर्स कहते हैं, स्ट्रक्चर, राइट। अब क्या आगे, क्या हमने ग्रुप कर दिया, अब इसके बाद क्या, अगर मुझे एक पर्सन नया ऐड करना है, ठीक है, सो मैं इस वेरिएबल में नाम असाइन कैसे करूंगा, क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, राइट, क्योंकि ये आप इसे वेरिएबल कह लीजिए या आप इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हिसाब से उस टाइम पे मेंबर्स कर लीजिए, मेंबर वेरिएबल्स, मेंबर्स, राइट। सो इन मेंबर्स की, जो इस पर्सन के मेंबर हैं, ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा पिक्टोरियली समझाता हूँ। ओके, अगर मैं आपको बताऊँ, ओके, सॉरी नॉट दिस, ओके, ओके, तो सबसे पहले दोस्तों एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी अभी आपने देखा, ठीक है, ये देखते हैं, ठीक है, अब इसमें से मैं इन चीज़ों को निकाल लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, यस, ठीक है, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी देखिए क्या है, जो मैंने पर्सन्स इस ब्रेसेस के अंदर डाले थे, अब मैं पर्सन्स को एक सर्कल मान लेता हूँ, ठीक है, एक सर्कल है,
इसको मैं क्या बोलूँगा, पर्सन. सो लेट मी राइट लाइक, ओके, लेट मी गो देयर. यस, ठीक है दोस्तों. अभी आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट है, सो एक स्ट्रक्ट कीवर्ड हम लिखते हैं, ठीक है, कि ये इनबिल्ट कीवर्ड है. और स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखने के बाद हम लिखते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये रिलेटेड रिलेटेड वेरिएबल्स का ग्रुपिंग करता है स्ट्रक्चर स्टाइल. जैसे एक पर्सन की ग्रुपिंग की, और पर्सन से रिलेटेड जितने भी मेंबर्स थे उसका नाम हो गया, उसकी सिटी नंबर और उसकी सैलरी. सो ये चीज़ को इन्होंने ग्रुप कर दिया. सो आप ये देखें, इस बाहर वाले को आप मान लें क्या है, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्ट है, ठीक है. इसका स्ट्रक्चर का क्या नाम है, पर्सन नाम है. और इस पर्सन के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, इसका नेम है, सिटी है, सैलरी है, ठीक है. अभी क्या है कि इसको, मेरे को नेम को एक्सेस करना है, ठीक है. नेम को एक्सेस करना है तो मैं करूँगा क्या, ध्यान से देखिएगा. इसमें एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा दोस्तों, PERSON पर्सन, ठीक है. आई राइट इट, मेक इट P1. ओके, P1 इसका मैंने नाम दे दिया, ठीक है. अभी क्या है, जैसे मैं इसका एक इंस्टेंस बनाता हूँ या स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाता हूँ, P1, ठीक है. अब P1 को यूज करके हुए, ध्यान से देखिएगा, P1 डॉट डॉट मैंने लगाया नेम, राइट. सिमिलरली P1 डॉट सिटी नंबर. So give it a space there. Yes. Now give it another space. Then we'll make it P1 dot salary. अब ध्यान से देखें आपने क्या किया, मैंने P1 डॉट नेम. सो P1 एक इंस्टेंस बना लिया मैंने, एक वेरिएबल बना ली. और सिंपल एक्सेस करने का सिंपल सा तरीका है डॉट ऑपरेटर. डॉट ऑपरेटर, आप उस इंस्टेंस डॉट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के डायरेक्टली आप उस मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं. P1 डॉट नेम, P1 डॉट सिटी, P1 डॉट सैलरी, ठीक है. अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है, ये है आपका, आप डायरेक्टली जाके इस मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, इस डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है सबसे बड़ी, इसको यूज करते टाइम पे, कि ये सिक्योरिटी ब्रीच होने की ज़्यादा संभावना है. सिक्योरिटी इन द सेंस, आप डेटा मेंबर्स आपका डायरेक्टली आउटसाइड आउटसाइड द स्कोप ऑफ दैट पर्सन स्ट्रक्ट, वो आउटसाइड स्कोप से डायरेक्टली हमने जो भी पर्सन है, P1 P2 P3 जो भी बनाया, डॉट ऑपरेटर लगा के डायरेक्टली एक्सेस कर लिया, कोई भी आके वैल्यू चेंज कर सकता है, राइट. सो एक रियल लाइफ से मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो आप यूं समझिए कि सपोज करिए एक बॉस है, मैनेजर ऑफिस में बैठा हुआ, वो मेंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है इस कंपनी के एस्पेक्ट्स में. अभी क्या है कि कोई भी आता है, उसको हमने डायरेक्ट एक्सेस दे रखा है, भाई यस, बेल बजाओ, डायरेक्टली अंदर जाओ, वेरिएबल बनाओ, डायरेक्टली अंदर जाओ और मैनेजर से बात करो, बॉस से बात करो. सो आउटसाइड वर्ल्ड का कोई भी एंटिटी आके उस मैनेजर्स को डायरेक्टली एक्सेस करता है. ये पहले हुआ करता था, अभी भी होता है इनफैक्ट सी लैंग्वेजेस के अंदर. बट उसके बाद क्या हुआ, अगर मेंबर्स, जो हमारा बॉस है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, हम नहीं चाहते उसको कि हम आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सपोज करें, तो हमने क्या किया, एक सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिया बॉस के गेट पे. सो बॉस बॉस से कोई मिलने आता है, मतलब मैसेज कोई पास करने आता है, तो वो आके उस सिक्योरिटी गार्ड को बताता है, वो सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाके बॉस को मैसेज पास ऑन कर देता है. सो अब देखिए, इस सिचुएशंस में हमने क्या किया, इस सिचुएशन में हमने ये किया कि जो डायरेक्ट एक्सेस था मेंबर को, आई मीन डायरेक्ट एक्सेस, आई मीन जो उस बॉस को था, उसको हमने एक वाया मीडियम कर दिया, जिससे हम मेंबर फंक्शन कहते हैं, हम आगे चल के देखेंगे. सो हमारा इस वे में क्या हुआ, हमारा जो डायरेक्ट एक्सेस था बॉस को, वो बंद हो गया. सो हमारा बॉस इनफैक्ट आउटसाइड वर्ल्ड से डायरेक्टली सिक्योर्ड है. कम्युनिकेशन अभी भी हो रही है, बट कम्युनिकेशन वाया मीडियम से हो रही है, क्योंकि
हम आगे चल के देखते हैं जब हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ठीक, गुड, ओके। सो वापस चलते हैं अपने पीपीटी पे। ओके, सो यस, जैसा मैंने बताया कुछ इश्यूज रहे हैं। रीयूजबिलिटी भी एक काफ़ी पॉपुलर चीज़ थी, पॉपुलर चीज़ है आजकल रीयूजबिलिटी। जो आप कल आजकल आप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखते हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, फंक्शन ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो चीज़ें इनके अंदर नहीं थी। लेंदी प्रोग्रामिंग भी हो जाती थी इनके अंदर। लेंदी प्रोग्रामिंग बोले तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये इनका मेन फोकस जो था वो कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना और उसे फंक्शंस के अंदर लिखना और फिर सॉल्व करना। सो एक टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हुए बनाई हुई लैंग्वेज है, और इसलिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती थी, तो डिबगिंग भी काफ़ी इसमें मुश्किल होती थी। सो ये कॉम्प्लेक्स तो है बट दैट इज़ वेरी पावरफुल लैंग्वेज, राइट। सो ये चीज़ आपकी दोस्तों इसके अंदर है। Now, आगे चलते हैं। यस, हियर कम्स द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। सो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप कभी भूलेंगे नहीं। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसके अपने एडवांटेजेस हैं, बट चूंकि पहले लिखी गई थी काफ़ी एस्पेक्ट्स कवर नहीं कर पाई वो लैंग्वेज, तो बाद में जो लैंग्वेजेस आई उन्होंने कवर किया। जब ये जो एस्पेक्ट्स कवर नहीं कर पाई, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने रियलाइज किया कि देखो यार ये एस्पेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे चल कर, ठीक है। सो उस चीज़ों को कंसिडर करते हुए एक नए कॉन्सेप्ट का, आप यूँ कहें कि एक अप्रोच का डिज़ाइन किया गया, जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच, कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज, एनीथिंग। इस अप्रोच को डेवलप किया गया, ठीक है, जो कि प्योरली दोस्तों क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बीच में बनाई गई है। बट अभी हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट का, जो कि बहुत नया टर्म हो जाएगा अपने लिए, हमने जस्ट शुरू किया है। हम ये मान के चलते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है जो एक स्पेसिफिक वे में कुछ चीज़ें देती हैं, और ये कहती है कि भाई इस चीज़ों को आप फॉलो करिए, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को लैंग्वेज हो जाएंगे। सो मैंने कहा जैसे बताया, जो फीचर्स सी कवर नहीं कर पाई, चाहे वो रीयूजेबिलिटी का हो, चाहे डेटा सिक्योरिटी का हो, कुछ इंस्टेंस तक, वो चीज़ें इसने काफ़ी हद तक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने रीयूजेबिलिटी सब काफ़ी हद तक ये चीज़ें इन्होंने कवर करने की कोशिश करी, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी पॉपुलर हुई है, और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफ़ी नए नए लैंग्वेजेस, सॉरी, इस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में काफ़ी नए नए लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। देखो प्रोग्रामिंग का इस बेसिक प्रिंसिपल क्या है इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ध्यान से समझना दोस्तों, ये इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ना, ये कॉन्सेप्ट है, एक अप्रोच है, कॉन्सेप्ट का वो अप्रोच को, ठीक है, अप्रोच है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल से टर्म में डिफाइन करता हूँ। देखो ये कोई लैंग्वेज जो है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये किसी सी लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज या डॉट नेट, और मैं सॉरी सी शार्प, ये इन लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। जो भी आप लैंग्वेजेस देखते हैं, सी शार्प देखते हैं, जावा देखते हैं, सी प्लस प्लस देखते हैं, और भी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे बोलते हैं। वो इस अप्रोच को फॉलो करते हुए बनाई गई है। चलिए थोड़ा सा इसको दूसरे एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए दोस्तों, मोबाइल एक कॉन्सेप्ट है, मोबाइल एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मोबाइल एक कॉन्सेप्ट है। जब भी अभी आपसे मैं मोबाइल कहता हूँ तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर्स आता है? एक डिवाइस जिसके ऊपर एक स्क्रीन हो, जिसमें स्पीकर लगा हो, ठीक है, जिसमें एक कैमरा हो, जिसमें एक बैटरी हो, जिसका एक चार्जर, ठीक है, ये चीजें आपके दिमाग में आती हैं।
अब क्या है, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, ये किसी कंपनी के लिए बताया नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। मोबाइल एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ऐसे ये कार कॉन्सेप्ट है। कार, कार क्या किसी कंपनी की प्रॉपर्टी है? नहीं, कार एक कॉन्सेप्ट है। कार जब भी होगा, एक वेल स्ट्रक्चर्ड बॉडी होगी उसकी, उसके चार पहिए होंगे, व्हील्स होंगी, स्टेयरिंग होगी, उसके अंदर सीट्स होंगे, उसका इंजन होगा। सो ये सब कॉन्सेप्ट है। सो क्या किया गया ना, जो भी, जैसे मोबाइल पे वापस आते हैं, जैसे मोबाइल का एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, उसके अंदर स्क्रीन है, उसके अंदर, उसको एक बुक के अंदर, एक नोटबुक के अंदर सपोज करो आपने किसी ने लिख दिया, दिस इज कॉल्ड मोबाइल कॉन्सेप्ट, राइट। कि अगर किसी डिवाइस को मोबाइल कहलवाना है अपने आप को, तो उसको इस चीज़ों में, ये चीज़ें अपनी, इस चीज़ों को, इन चीज़ों को अपनी चीज़ों में इम्प्लीमेंट करना होगा। सो उसे मोबाइल कहेंगे। सो सबसे पहले कंपनी सपोज करो एक आई मोटरोला। मोटरोला ने उस किताब को खोला, मोटरोला ने देखा कि अच्छा मुझे मोबाइल बनाना है, ओके, मुझे एक डिवाइस बनानी है जिसमें मैं एक क्या रखूँगा, इस बुक के हिसाब से मैं एक कैमरा रखूँगा। उसने क्या किया, एक कैमरा लगा दिया। उसने फिर देखा कि इसमें लिखा है स्क्रीन चाहिए, स्क्रीन लगा दिया। उसने देखा इसमें स्पीकर चाहिए, स्पीकर लगा दिया, चार्जर, ब्ला ब्ला, जो भी चीज़ें लिखी हुई थी उसने वो लगा दिया। उसके बाद लगा के वापस मोटरोला कंपनी वापस गई मोबाइल कॉन्सेप्ट वालों के पास। उन्होंने बोला जी जी देखिए, आपने जो जो इस चीज़ें में, इस बुक्स में लिखी थी, हमने सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी हैं और एक डिवाइस बन गया है। क्या मैं इसे मोबाइल बोल सकता हूँ? उन्होंने कहा बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो उसने, चूंकि ये मोटरोला ने पहले इम्प्लीमेंट किया, उसने एक नाम रख दिया M1 मोटो। आई मीन नाउ सी, वो कॉन्सेप्ट जो किताब में लिखी हुई थी, मोटरोला ने उसको एक वापस से उसमें लाइफ एग्जिस्टेंस दी, उसे एग्जिस्टेंस, उसे फिजिकल वर्ल्ड में दी, ठीक है। कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया। सो ये हो गई पहली, पहला इसी तरह सैमसंग आई, सैमसंग ने भी अपना सेम बुक्स को फॉलो किया, उसने सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, उसने अपना नाम दे दिया। ठीक है दोस्तों, सेम कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो मान मान के चलो किसी ने ये कॉन्सेप्ट सारे एक बुक, नोटबुक के अंदर लिखे हुए, ओके, ये लिख के रख दिए कि भाई ये देखो, जो भी लैंग्वेज बनाएगा, अगर वो ये चीज़ें उसमें रखेगा, तो हम उसको बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करके हुए बनाई हुई लैंग्वेज है, ओप्स लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो सबसे पहले लैंग्वेज दौड़ी दौड़ी आती है सी। सी ने बुक्स को खोला, सी ने उन कॉन्सेप्ट को पढ़े, सी ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, सी ने इम्प्लीमेंट कर लिया, और सी बन गई पहली लैंग्वेज जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट किया था। फिर जावा आई, जावा ने भी क्या किया, भाई मैं भी इम्प्लीमेंट करूंगी। उसने सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को पढ़े, उसने सिंटेक्स सिंटेक्स अलग हो सकता है बट कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया, और उसने वो भी चीज़, उस इशूज़ को भी एड्रेस कर लिया, चूंकि सी प्लस प्लस उससे जस्ट पहले आई थी और उसने काफ़ी एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया था, बट कुछ एस्पेक्ट जो मिसिंग थे उन्होंने जावा ने कर लिया, इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए। ऐसे ही सी प्लस प्लस आई, उसने भी। सो दोस्तों क्या है ना, बेसिक प्रिंसिपल जो है इनका, आई मीन दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो सेम है, ठीक है। सो नई नई लैंग्वेजेस आती गई, इस अप्रोच को फॉलो करते गए। अब मान मान के चलो, एक मोबाइल कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया, मोबाइल में 15 फीचर्स बोला कि 15 फीचर्स में मिनिमम आपको 10 से 12 फीचर्स चाहिए। सो कोई कंपनी आती है, उसने 12 फीचर्स मोबाइल के इंप्लीमेंट कर लिए, 2-3 फीचर छूट गया, ठीक है, हो सकता है किसी इश्यू से छूटा हो, उसकी प्राइसिंग कम करनी हो, फीचर्स नहीं इंप्लीमेंट। तो ये क्या, फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी, फुली, आई मीन सेम कॉन्सेप्ट आप इसमें लेके आइए। सो काफ़ी फीचर्स हैं, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स तो इम्प्लीमेंट करते हैं, बस टॉप के कुछ फीचर्स इम्प्लीमेंट किया, और भी फीचर्स हैं, तो इसलिए फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। काफ़ी लैंग्वेजेस है। अब सी को आप फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, आप सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। या जावा क्या फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? मैं फुली का मतलब क्या बोलता हूँ दोस्तों, कि जो भी कॉन्सेप्ट डिसाइड किए गए थे वो सारी के सारी चीज़ें इन्होंने इम्प्लीमेंट करी हैं कि नहीं, अलग अलग कंपनियों ने जिन्होंने लैंग्वेज बनाने की कोशिश करी है, ठीक है।
तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या कोई एक लैंग्वेज है जो फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मार्केट। ठीक। सो ये दोस्तों, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे इनकैप्सुलेशन हो गया, एब्स्ट्रैक्शंस हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। ये चीज़ें हम अगले सेक्शंस में देखेंगे। इस सेक्शंस को यहीं अभी फिनिश करते हैं। ठीक है, अगले सेक्शंस में इसको काफ़ी डिटेल्स में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इन सेक्शंस को हम आगे देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या है, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, और काफ़ी लैंग्वेजेस ने इसे कैसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। ठीक है। सो अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें एक्सपर्ट टू कोड। और आप हमारे सेम सेम कंटेंट को आप हमारे ब्लॉग www.expert2code.com पे भी जाके रीड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।